हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट अगर अभी आपको ये वीडियो मिला है, पहली बार आप बच्चों चैनल पे आए हो, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल की खास बात यह है कि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी आपको यहाँ पर बच्चों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, एनसीईआरटी के साथ एक और बुक सीबीएसई ने लगाई है जिसको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं, और उसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूर करके जाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज वहाँ पर दी हुई है। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस चैनल पे अपलोड कर दिया। लिंक कहाँ मिलेंगे सर? कमेंट सेक्शन में बच्चों चेक करिए, जो पिन कमेंट है। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, ऊपर तो लाइन से जो आपको लिंक मिलेंगे वहाँ हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है। उसके नीचे जो लिंक मिलेंगे वह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आप चेक करो पिन कमेंट, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और अब उसके नीचे जो लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिंक मिलेंगे। वैसे तो जब हमने चैप्टर को पढ़ाया तो एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिए। मतलब क्लासेस जब आप करोगे तो एनसीईआरटी आपसे खुद भी बन जाएगी। बट बहुत सारे बच्चों को बोल रहे थे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ले आइए अलग से, तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अलग से उसका प्लेलिस्ट ही बना दे रहे हैं, तो जिन बच्चों को देखना होगा वो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई किसी चैप्टर का बच्चों वीडियो नहीं मिलता है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन से नंबर पे? 7503644171 7503644171 पे व्हाट्सएप करिए। आपको यहाँ से बच्चों लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए अब ये सब बातें हो गई, नए बच्चों के लिए था ये सब। हाँ, पुराने बच्चों को तो पता ही कैसे चल रहा है चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 1। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच। अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। क्लास में भी हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको सेम ही क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, 9th क्लास से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जिनको नाम नहीं पता है ऐसे मेटल्स के, वो याद कर लें यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट आपसे वहाँ पर नाम पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? मरकरी। सही है, तो ये तो सबको पता है, क्लास 9 से ही पढ़ लो, मरकरी। और बच्चों मरकरी का सिंबल क्या होता है? कैपिटल H स्मॉल g। ये मरकरी का सिंबल होता है केमिस्ट्री में। सही है। उसके बाद बच्चों, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। चाकू से कौन सा मेटल को आराम से काट सकते हो? कौन सा मेटल पढ़ा है हमने क्लास में? हाँ बताइए। सोडियम। जो बच्चे ऑनलाइन है बताइए, सोडियम है ना। सोडियम और पोटेशियम भी, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या लिख दिया आंसर में, सोडियम को हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। एंड सोडियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N और स्मॉल a, सोडियम। ठीक है, उसके बाद इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल होता है? सिल्वर। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर, जिसका ये सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल g। और उसके बाद अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं करता है? तो उस मेटल का नाम है लेड, LEAD, लेड। और लेड का सिंबल क्या होता है? कैपिटल P स्मॉल b, लेड। ठीक है, तो 9th क्लास से ही सारी चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं। जिनको नहीं लर्न है वो लर्न कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा नहीं है। देखिए उन्होंने क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल, देखिए कौन से मटेरियल या फिर कौन से सब्सटेंसेस मैलिएबल होते हैं और कौन से डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैलिएबल ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैमरिंग अगर हम उसको करें, हैमरिंग मतलब हथौड़े से, ये मटेरियल हमने लिया, ठीक, और इसको हमने हथौड़े से ऐसा मारा। ठीक है, इस पर हैमरिंग करी, इसको बीट किया ऐसे हथौड़े से, हैमर से हैमरिंग करी इस पर, तो ये ऐसे अगर थिन शीट में, पतली सी शीट में, शीट मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे ये देखिए ये पतली सी ऐसे शीट में चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल। देखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके मैलिएबल हैं। आपने मिठाई खाई होगी, जब मिठाई बर्फी वगैरह खाते हो तो ऊपर क्या लगा रहता है? सिल्वर का लेयर लगा रहता है। ठीक है ना, तो वो सिल्वर का लेयर कैसे बनाता है? कारीगर क्या करता है? सिल्वर लेता है, सिल्वर एक मेटल है, और सिल्वर को लेके ऐसे उसकी हैमरिंग करी जाती है। ठीक है, ऐसे हैमरिंग करते हैं तो सिल्वर की लेयर बन जाती है, ऐसे सिल्वर की थिन पतली सी शीट बन जाती है। उसी शीट को, उसी थिन शीट को मिठाई के ऊपर लगा के बेचा जाता है। ठीक है ना, बिकॉज सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने ऐड भी देखा होगा, डाबर कौन सा सोना चांदी च्यवनप्राश आता है। ठीक है, बहरहाल चलिए देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए मैलिएबल क्या हो गया? सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, जिनको कि बीट करके या हैमरिंग करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर कॉल्ड मैलिएबल। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों डक्टाइल कौन से सब्सटेंसेस या कौन से मटेरियल होते हैं? ठीक है,
डक्टाइल ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम ड्रॉन कर सकते हैं, यानी कि जिनकी हम खींच के ऐसे लंबी लंबी तार बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक डेटा भी दिया हुआ है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम बहुत लगभग कई किलोमीटर्स की हम तार बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। 1 ग्राम सोचो कितना कम होता है, 1 ग्राम गोल्ड ले लें, गोल्ड एक मेटल है, तो उसे बहुत लंबी हम तार बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही लिखना हमें, सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स का मतलब समझ लो, उसकी खींच के लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, लगभग सारे ही मेटल्स क्या हैं, डक्टाइल। आपने सुना होगा कॉपर की वायर आती है, एल्युमिनियम की वायर आती है, सिल्वर की, ये सब क्या है, मेटल ही तो है, ठीक है ना। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सबको आता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम हो या पोटेशियम हो, उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं बच्चों, मिट्टी का तेल जो आपने सुना होगा, ठीक है, मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर तो बहुत इजी, आप लोगों को पता है कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ दोगे, ऐसे यहाँ पे रख के आप चले गए, पता लगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और सोडियम ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद पे खुद हो जाता है, आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन में आप सोडियम को पहले गर्म करोगे, हीट दोगे, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नहीं, अपने आप ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। अपने आप ही वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सोडियम अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये रिएक्शन होती, जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ पे। जब भी खुद पे खुद कोई प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम स्टेबल होगा ना, तभी तो वो रिएक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है बता रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है। सिस्टम स्टेबल होगा, जो भी कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होगा। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए सोडियम का बच्चों आपको एटॉमिक नंबर याद है, कितना होता है, 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, 2,8,1 होता है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो सोडियम का एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1 है। हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एलिमेंट का एटम चाहता है वो नोबल गैस जैसा बन जाए, आप लोगों को पता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटम स्टेबल रहना चाहता है, इसलिए सोडियम अपना आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन उसको निकाल देगा, क्योंकि हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है बच्चों, ये जो सोडियम है आपका, ये सोडियम देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देगा और सोडियम का आयन बना देगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान चेक करो, सोडियम के एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतना ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये सोडियम का आयन बन गया। अब सोडियम का आयन स्टेबल है कि सोडियम का एटम स्टेबल है, तो जवाब है सोडियम का आयन ज्यादा स्टेबल है। चेक करो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब 2,8 होगा ओनली, सोडियम आयन का 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, और सोडियम एटम का 2,8,1। तो चेक करो सोडियम आयन में ऑक्टेट कंप्लीट है कि सोडियम में ऑक्टेट कंप्लीट है, जवाब है सोडियम आयन में ऑक्टेट कंप्लीट है, सही है। अब सोडियम कहीं आपने रखा, ठीक, तो सोडियम आपने कहीं खुला छोड़ दिया, अब जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन आएगा तो सोडियम क्या करता है, सोडियम का एटम अपने 2 सोडियम के एटम आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। चेक करो, एक सोडियम का एटम कितना, सॉरी चलिए देखिएगा, सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये सोडियम आयन जो होगा, ध्यान से चेक करो, ठीक है, ये सोडियम का आयन जो इलेक्ट्रॉन्स ने निकाला है ये किसके पास जाएगा, सोचो, जो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उनके पास जाएगा, सही है ना, करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम हैं, आपको पता है, ध्यान से चेक करो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं किसी 2 सोडियम एटम से बोलेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन तुम लाओ, 1 इलेक्ट्रॉन तुम लाओ, ठीक है, ताकि मेरा क्या ऑक्टेट, ताकि मेरा क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं सोडियम के 2 एटम से, ठीक है, और ऑक्साइड आयन बना देगा, ठीक है। तो ये देखिए O2- बन गया। अब ये सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सोडियम अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये सब रिएक्शंस नहीं लिखनी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सोडियम अगर वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ कहीं पे आएगा कांटेक्ट में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए बना देगा। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर करके सोडियम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स वहाँ पे बनाने लगेगा। जैसे कि ये देखिए जरा, सोडियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन
सोडियम, यानी कि सोडियम अकेला नहीं रहना चाहता है। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो ये वाला कंपाउंड बना लेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये वाले कंपाउंड में हम चेक करेंगे तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों ही स्टेबल है कंपाउंड बना के। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाएगा और भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी इस रिएक्शन में हीट के फॉर्म में निकलेगी। ठीक, इस रिएक्शन में भी हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। सोडियम अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर मतलब वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, ये सब रिएक्शंस नहीं लिखनी आपको, बस मैं समझा रहा हूं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा मोर स्टेबल होगा। इस तरीके से और भी डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको निकाल के रिएक्ट करना चाहता है। ठीक है, निकाल के किसी को देगा, सामने वाला इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर इसके साथ दोनों केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कुछ कंपाउंड बन के आएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। अब वो एनर्जी आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, वो एनर्जी निकलेगी तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है कहीं पे। ठीक है, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सोडियम को कहाँ रखना है? केरोसिन ऑयल में रखना है, बाहर खुला हमें नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि हमने देखा है बच्चों, देखो अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हमने देखा है प्रैक्टिकली, और इसके रीजंस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 1-2 बार हमने समझाया भी है। क्योंकि केरोसिन ऑयल में क्या है बच्चों, केरोसिन ऑयल में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देते हैं, तो सोडियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप समझो। ठीक, तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। ये लिया हमने केरोसिन ऑयल, और ये केरोसिन ऑयल का पूरा जार है, और इसमें सोडियम का टुकड़ा डाला और उसको ऊपर से बंद कर दिया ऐसे, बस। अब ये इसमें पड़ा रहेगा ऐसे। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये सोडियम के टुकड़े के आसपास, सोडियम का जो पीस है इसके आसपास क्या है? केरोसिन ऑयल के मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मॉइस्चर यानी कि वाटर भी इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस सोडियम के एटम को किसने घेर के रखा हुआ है? इन सोडियम के पीस को, सोडियम के एटम, सोडियम के पीस किससे बना है? सोडियम के एटम से। सोडियम के एटम को किसने घेर के रखा है? केरोसिन के ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने घेर के रखा है, करेक्ट। और केरोसिन के ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देते। तो इस तरीके से सोडियम सुरक्षित रहेगा। जब सोडियम आपको यूज करना हो तो आप इसको सेफली निकाल के लैब में यूज करेंगे। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ठीक, तो सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। सोडियम बहुत ही तेजी के साथ ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है, दैट इट कैचेस फायर। ठीक है, और वहां पर आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम में आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? हमने आपको बताया, आग, क्योंकि भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, वही आपको आग के फॉर्म में, फायर के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, इफ केप्ट इन द ओपन, अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो ऐसा होता है। सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर। ठीक है, एयर के साथ ये रिएक्शन ना करे, एक्शन एयर इसके ऊपर ना करे, यानी कि एयर अपने से कोई भी तरीके के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सोडियम को ना दे। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ही ना आ पाए, क्योंकि एयर में ही तो मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर में ही तो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर, इस तरीके से किसी तरीके का एक्सीडेंट फायर ना हो, उसको बचाने के लिए। ओके, तो कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बाकी मैंने आपको समझा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, शायद 2 ही पार्ट हो, बट सेकंड पार्ट में कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर ऐसे करके लिखा होगा, है ना। तो हमने कैल्शियम विद वाटर अलग कर दिया है, कैल्शियम का वाटर के साथ दिखाना है और पोटेशियम का वाटर के साथ दिखाना है, और आयरन का स्टीम के साथ दिखाना है। तो आयरन एक मेटल है, तो आप ओनली Fe लिखोगे, और यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में हम लोग लेंगे, इसको हम लोग स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे। स्टीम क्या होता है? वाटर का गैशियस फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो वाटर के नीचे हम लिखेंगे G का मतलब क्या होता है? देखिए H2 हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, और यहाँ हम G लिखेंगे, G मतलब गैशियस स्टेट। अब ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड मिलता है, लेकिन आयरन सेकंड ऑक्साइड और थर्ड ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर मिलता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करिए जरा, आयरन पे होता है आपका 2+, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस आयन, याद है आपको। और Fe पे जब 3+ होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फेरिक आयन, करेक्ट, फेरिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन। ठीक है ना, जब इस पे कम चार्ज होता है, यानी कि 2+ चार्ज होता है तो फेरस, और जब 3+ चार्ज होता है तो हम इसको फेरिक बोलते हैं। और ऑक्साइड आयन क्या होता है आपका? O2-, तो यहाँ पर भी O2-। अब ध्यान से चेक करो, ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर, ठीक, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आएगा? 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Fe2O2। अब देखिए 2 और 2 सेम नंबर है तो हम लिखेंगे नहीं, यानी कि FeO बना। ये क्या बना? FeO। तो ये जो बच्चों FeO बना, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? फेरस ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो? फेरस ऑक्साइड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन सेकेंड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड ऑक्साइड क्यों लिखा? ये रोमन नंबर में सेकेंड क्यों लिखा? क्योंकि इस कंपाउंड में FeO में जो आयरन हमने लिया था 2+ स्टेट वाला लिया था, जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज कितना है? 2+। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, इसलिए आयरन 2 ऑक्साइड। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से बनाइए सेकेंड, अगर हम फेरिक आयन ले लें तो ये 2 इधर जाएगा, सॉरी 3 इधर जाएगा
और 2 इधर आएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा Fe2O3, करेक्ट, 2 इधर आएगा 3 इधर, Fe2O3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसको हम आयरन और ब्रैकेट में थर्ड लिखेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ना तो ये मिलेगा हमें और ना तो प्योरली ये मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके के आयरन है ना, तो दोनों का मिक्सचर मिलेगा बच्चों, आपको दोनों का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, एक सॉलिड आपको वहाँ पर कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड कंपाउंड मिलेगा, तो इन दोनों का मिक्सचर कर दीजिए। सर कैसे मिक्सचर करें, आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, +3 और +2 और +3 दोनों होता है, ठीक, और ऑक्साइड आयन O2- होता है, तो आप दोनों प्रोडक्ट बनाइए, +2 वाला भी बनाइए FeO और +3 वाला भी बनाइए Fe2O3, दोनों को मिक्स कर दो। कैसे मिक्स करें सर, मिक्स इस तरीके से करोगे, इन दोनों को ध्यान से चेक करो, आयरन यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 1 + 2 कितना होता है, चेक करो ना, Fe कितने 2, यहाँ पर Fe कितना है 1, भाई कुछ नहीं लिखा तो 1 ही तो है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि Fe हो गया 3 और O, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने 3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 3 + 1 कितने हो गए 4, तो आपको ये वाला आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, Fe3O4, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए आयरन और ब्रैकेट में हम लोग 2nd, 3rd ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि ये Fe2+ वाला भी ऑक्साइड और Fe3+ वाला दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होता है और साथ में निकलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब आइए बच्चों, इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे देखते हैं। आयरन कितने यहाँ पे 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे 3, देखिए आयरन कितने हो गए 3, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ हमें 4 लगाना होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। आई थिंक बैलेंस है, चेक कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए, बैलेंस है, ओके। आयरन 3, इधर भी आयरन 3, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। नाउ बच्चों सेकंड रिएक्शन देखिए, कैल्शियम विद वाटर, ठीक है, कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमें पता है कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है वहाँ पर, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैल्शियम लेना है हमें सॉलिड फॉर्म में और रिएक्ट करेंगे इसको हम वाटर लिक्विड के साथ, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में लेना है, पहले हमने वाटर गैस के फॉर्म में लिया था, स्टीम था, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है CaOH2। क्यों, क्योंकि Ca पे होता है आपका 2+ और हाइड्रोक्साइड होता है, देखो कैल्शियम आयन क्या होता है Ca2+ और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर, यानी कि Ca के नीचे 1 और OH के नीचे 2, Ca1OH2, 1 लिखा नहीं जाता है तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, यानी कि वहाँ पर पानी भी मौजूद है, पानी में ही इसका सॉल्यूशन बना रहेगा, ठीक है ना, पानी तो है ही मौजूद लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक्वस लिख देंगे और साथ में निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर होता है। CaOH2 लिखना चाहिए था बच्चों, यहाँ H2 और एक्वस, ठीक। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक्वस का कुछ बच्चों को मतलब नहीं पता है, एक्वस का मतलब कि वहाँ पर वाटर मौजूद है, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। चलिए बैलेंस करिए, किस तरीके से बैलेंस होगा बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 और यहाँ पर भी 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा, ठीक है। ऐसा करते ही आई थिंक ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो गई। चेक करो ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना 1, 2 × 1 = 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 सोचेंगे, 2 × 1 = 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 + 2 4 हो गए, इधर भी 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 और इधर 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होगा और कैल्शियम ध्यान से चेक करो, कैल्शियम कितने हैं 1 और कैल्शियम इधर 1 है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, बैलेंस है, सही है ना, हाँ बैलेंस सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब पोटेशियम विद वाटर कराना है, तो पोटेशियम का वाटर के साथ कराओगे तो सेम रिएक्शन होगा, जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो पोटेशियम सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया और पोटेशियम तो वैसे ही इतना रिएक्टिव होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर लिक्विड के फॉर्म में लिया, रिएक्शन कराया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम आयन होता है आपका Na+, ठीक उसी तरीके से पोटेशियम आयन होता है आपका K+, क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है ना। ग्रुप नंबर 1 में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बना लीजिए, Na+ कह रहा हूँ, K+ और OH-, ठीक है। तो K+ और OH-, ये +1 इधर जाएगा
-1 इधर, यानी कि 1 1, तो 1 इधर लिखेंगे और 1 इधर, 1 और 1 लिखा नहीं जाता है तो KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH को आप ब्रैकेट में लिखो ना लिखो उससे फर्क पड़ता नहीं है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का एक्वस सोल्यूशन, और साथ में निकलेगी क्या, यहाँ पर साथ में निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। नाउ अब बच्चों देखते हैं हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे बताइए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 + 1 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, एक काम करते हैं सुनो, हाइड्रोजन इधर 2 + 1 3 है ना, तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑड है, ऑड को चलो हम इवन कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। अब चेक करो कितने हाइड्रोजन हो गए इधर, 2 और +2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 लगाया था तो ऑक्सीजन कितने हो गए थे 2, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2, अब देखो 2 लगाने से पोटेशियम इधर 2 हो गए, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 पोटेशियम, ठीक है। तो आई थिंक अब ये बैलेंस है, चेक कर लो, 2 पोटेशियम, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 2 4, और इधर भी 2 2 4, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, सिंपल है, हो गया, ठीक है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।